माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीएससी 104 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग ध्यान से समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और ये आपका टाइटल है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। सो स्टूडेंट्स, आपको कंटिन्यू बने रहना है, पूरा एंड तक देखना है और लास्ट में आपको ये पीडीएफ बता दूंगा कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो आप प्रॉमिस करके अंत तक देखना, लास्ट यही वीडियो देखना है, आपको पीडीएफ लेना है, प्रैक्टिस करना है, आपको आसानी से समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। ओके, सो ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, देख सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 25 में हैं, एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और चैनल में न्यू हो, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग ये काम, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट कीजिएगा कि कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, पता चले कौन सा स्टूडेंट कहाँ से है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत में राजनीतिक दलों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक दल है ना, जो राजनीति करते हैं, उनके दलों के क्या कौन कौन से प्रकार हैं, इन्हीं के बारे में बताना है। चलो समझिए, भारत में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोगों के द्वारा जो शासन होता है, तो लोगों के द्वारा चुनाव किया गया शासन, ठीक है। तो उन व्यवस्था में के लिए क्या होते हैं, भारतीय राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये आधार होते हैं। राजनीतिक दलों को उनके कार्यक्षेत्र और प्रभाव के आधार पर अलग अलग प्रकारों में समझा जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रीय दल होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल होते हैं, जो देश के कई राज्यों में सक्रिय रहते हैं, अलग अलग राज्यों में एक्टिव रहते हैं और लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं। ये दल राष्ट्रीय मुद्दों जैसे विकास, रोजगार, गरीबी, राष्ट्र सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा दूसरा है आपका, दूसरा क्या दल है, दूसरा प्रकार क्षेत्रीय दलों का होता है। कौन सा दलों का होता है, क्षेत्रीय दलों का, जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। ये दल स्थानीय समस्याओं, क्षेत्रीय असमानता, भाषा और संस्कृति से जुड़े मुद्दों को क्या करते हैं, उठाते हैं और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा प्रकार राज्य स्तरीय दलों का होता है, जिनका प्रभाव केवल एक राज्य तक सीमित रहता है और ये राज्य सरकार या विपक्ष में के रूप में कार्य करते हैं। चौथा प्रकार गैर मान्यता प्राप्त दलों का होता है, जिन्हें चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली होती है, फिर भी वे चुनावों में भाग लेते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को राष्ट्रीय और राज्य दल के रूप में भी ये वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। एंड भारत में बहुदलीय प्रणाली होने के कारण समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और क्षेत्रों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है और लोकतंत्र अधिक व्यापक बनता है, मतलब बड़ा बनता है, खुला बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में चुनाव अध्ययनों पर एक लेख लिखिए। तो चुनाव अध्ययन है ना, चुनाव के बारे में। तो भारत में चुनाव अध्ययन लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो चुनाव किसको समझने का, चुनाव अध्ययन किसे समझने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ठीक है। तो देख, यहाँ पे भारत में कभी भी किसी चीज का मतलब अगर नेता का चुनाव होता है या सरकार का चुनाव होता है, तो लोकतांत्रिक शक्ति ही ये चुनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण साधन है। चुनाव अध्ययन का उद्देश्य यह जानना होता है कि मतदाता चुनाव में किस आधार पर मतदान करते हैं और किन किन कारणों से उनका निर्णय बनता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में चुनाव अध्ययनों की शुरुआत हुई थी, जिसमें मतदान व्यवहार, चुनावी भागीदारी और राजनीतिक जागरूकता पर ध्यान दिया गया। इन अध्ययनों में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, शिक्षा और क्षेत्र जैसे सामाजिक कारकों का विश्लेषण किया जाता है। चुनाव के बाद किए जाने वाले सर्वेक्षणों से यह समझने में सहायता मिलती है कि मतदाता सरकार के कामकाज, विकास, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को कितना महत्व देते हैं। समय के साथ चुनावी राजनीति में नेताओं की छवि, राजनीतिक दलों के वादे और प्रचार के तरीके भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। वर्तमान समय में मीडिया और सोशल मीडिया का
प्रभाव चुनावों पर तेजी से बढ़ा है, जिससे मतदाताओं की सोच प्रभावित होती है। चुनाव अध्ययन राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति सुधारने में मदद करते हैं और सरकार को जनता की अपेक्षाओं को समझने का अवसर देते हैं। इससे लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, निरजातीयता को परिभाषित कीजिए। चुनावी राजनीति पर इसके प्रभाव की क्या कीजिए चर्चा। निरजातीयता वह भावना है जिसमें लोग अपनी जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई या फिर क्षेत्रीय पहचान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत जैसे विविध समाज में निरजातीयता का चुनावी राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार राजनीतिक दल चुनाव के समय जातीय पहचान के आधार पर लोगों को संगठित करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि भाई ये यादव है, तो यादव को वोट देंगे, है ना? तो इस तरह से भी कर कभी-कभी समर्थन करते हैं, लेकिन जो गलत है, जो सही काम करता है हमें उसे चुनाव करना चाहिए, उसे चुनना चाहिए। समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे कई छोटे और पिछड़े समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है और उनकी समस्याएं सामने आती है। निर्जातीयता के कारण स्थानीय मुद्दे, सांस्कृतिक अधिकार और क्षेत्रीय मांगे राजनीतिक एजेंडे में शामिल होती है। हालांकि इसका नकारात्मक प्रभाव तब देखने को मिलता है जब जातीय आधार पर राजनीति सामाजिक विभाजन, तनाव और टकराव को बढ़ावा देती है। पूर्वोत्तर भारत और कुछ अन्य क्षेत्रों में निर्जातीय राजनीति ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया है। संतुलित रूप में निर्जातीयता लोकतंत्र को समावेशी बनाती है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए चुनौती बन सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका सामने है, आपके सामने 4, स्वायत्ता आंदोलनों को परिभाषित कीजिए। उदाहरण के साथ इनके लक्षणों की क्या कीजिए चर्चा। स्वायत्त आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जिनमें किसी क्षेत्र या समुदाय द्वारा अधिक प्रशासनिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक अधिकारों की मांग की जाती है। भारत में ऐसे आंदोलन मुख्य रूप से क्षेत्रीय असंतोष और अपेक्षा की भावना से जुड़े रहते रहे हैं और नागालैंड, मिजोरम, कश्मीर और बोडोलैंड जैसे आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन आंदोलनों के मुख्य लक्षणों में स्थानीय पहचान पर जोर, भाषा और संस्कृति की रक्षा की मांग, आर्थिक पिछड़ेपन की शिकायत और केंद्र सरकार से अधिक अधिकारों की अपेक्षा शामिल है। कई बार ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाए गए, जबकि कुछ आंदोलनों ने हिंसक रूप भी अपनाया। इन आंदोलनों में स्थानीय जनता की भागीदारी और क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों, स्वायत्त परिषदों और समझौतों के माध्यम से इन आंदोलनों को सुलझाने का प्रयास किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखना रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है स्टूडेंट, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण पर चर्चा कीजिए। भारत में आरक्षण को सकारात्मक कार्रवाई के रूप में अपनाया गया है ताकि समाज में समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है और वे निर्णय निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने लगी है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईवीएस आरक्षण उन लोगों को अवसर प्रदान करता है जो सामाजिक रूप से सामान्य वर्ग से होते हुए भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस आरक्षण का उद्देश्य शिक्षा और सरकारी नौकरियों में समान अवसर देना है। हालांकि आरक्षण को लेकर योग्यता और समानता पर बहस होती रही है, फिर भी इसका लक्ष्य कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक संतुलन बनाए रखने और विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में दलों और दलीय प्रणाली के विकास पर प्रकाश डालिए। भारत में दलीय प्रणाली का विकास स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे हुआ। प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक प्रभुत्व रहा,
जिसे एक दलीय प्रभुत्व की प्रणाली कहा जाता है। उस समय कांग्रेस देश के अधिकांश राज्य और केंद्र में सत्ता में थी। इस समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दों के उभरने से अन्य राजनीतिक दल भी सामने आए। 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिससे दलीय प्रणाली अधिक विविध बनी। 1980 और 1990 के दशक में गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ, क्योंकि कोई भी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच सहयोग बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के उदय से दो दलीय प्रतिस्पर्धा भी मजबूत हुई। आज भारत में बहुदलीय प्रणाली कार्यरत है, जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल सक्रिय है। यह प्रणाली समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देती है और लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरक्षण की राजनीति पर चर्चा कीजिए। भारत में आरक्षण आरक्षण मतलब होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आरक्षण मतलब होता है छूट। और इसमें आरक्षण में छूट किसमें मिलता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि जो वर्ग पिछड़े वर्ग होते हैं, SC ST और दिव्यांग जो होते हैं, तो इन सबको छूट दिया जाता है। तो ये आरक्षण की राजनीति यही कहती है। तो पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा। भारत में आरक्षण की राजनीति सामाजिक न्याय और समान अवसर की मांग से जुड़ी हुई है। आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, देखो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर देना है। आपको समझ में आ गया आरक्षण का मतलब? तो यही आरक्षण का मतलब होता है। समय के साथ आरक्षण एक सामाजिक नीति के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। कई राजनीतिक दल चुनावों में आरक्षण को समर्थन का आधार बनाते हैं और विभिन्न वर्गों को अपने पक्ष में करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मंडल आयोग सिफारिशों के लागू होने के बाद आरक्षण की राजनीति और तेज हो गई है। कुछ वर्ग इसे सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे योग्यता के खिलाफ बताते हैं। आरक्षण की राजनीति ने कई बार सामाजिक तनाव भी उत्पन्न किया है, लेकिन इससे वंचित वर्गों की राजनीति भागीदारी और जागरूकता भी बढ़ी है। यह राजनीति भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विप्लव के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विप्लव या उग्र आंदोलन कई कारणों से उत्पन्न हुए हैं। इनका प्रमुख कारण क्षेत्रीय उपेक्षा और विकास की कमी रहा है। लंबे समय तक इन क्षेत्रों को आर्थिक और सामाजिक विकास से वंचित माना गया। दूसरा कारण जाति और सांस्कृतिक पहचान की भावना है। विभिन्न जनजातियां अपनी अलग पहचान और परंपराओं की रक्षा करना चाहती है। तीसरा कारण राजनीतिक असंतोष है, जिसमें स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल पाती। सीमा संबंधी समस्याएं और अवैध प्रवास भी तनाव का कारण बने हैं। बेरोजगारी और शिक्षा के सीमित अवसरों ने युवाओं को उग्र आंदोलनों की ओर आकर्षित किया। कुछ कुछ मामलों में बाहरी शक्तियों का प्रभाव भी देखा गया और इन सभी कारणों ने मिलकर पूर्वोत्तर भारत में विप्लव को जन्म दिया, जिसे सरकार ने संवाद और विकास योजनाओं के माध्यम से कम करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देखिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति आधारित संगठनों के उद्भव की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति आधारित संगठनों का उद्भव सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है। भारत में जाति समाज का एक महत्वपूर्ण आधार रही है और स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक राजनीति में इसका प्रभाव बढ़ा है। विभिन्न जाति समूहों ने अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाए। इन संगठनों का उद्देश्य प्रतिनिधित्व प्राप्ति करना, अधिकारों की मांग करना
अधिकारों की मांग करना और सरकारी नीतियों को प्रभावित करना रहा है। समय के साथ ये संगठन राजनीतिक दलों से जुड़े या फिर स्वयं राजनीतिक दल बन गए। इससे पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीतिक मंच मिला। हालांकि जाति आधारित संगठनों के कारण राजनीति में विभाजन भी बढ़ा है। फिर भी इन संगठनों ने सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वृद्धि और मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और मानव विकास दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से किसी देश के उत्पादन और आय में बढ़ोतरी को क्या करती है, दर्शाती है। यह मात्रात्मक होती है और केवल जीडीपी जीडीपी और या फिर औद्योगिक उत्पादन पर क्या करती है, ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए किसी देश की वार्षिक आय 6% बढ़ी है तो इसे आर्थिक वृद्धि माना जाएगा। वही मानव विकास व्यक्ति और समाज की जीवन गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित होता है। इसे गुणात्मक दृष्टि से मापा जाता है और इसे मापने के लिए मानव विकास सूचकांक यानी HDI का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। केवल आर्थिक वृद्धि होने से मानव विकास जरूरी नहीं होता। उदाहरण के लिए कुछ देशों में जीडीपी तेजी से बढ़ता है लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर विनिवेश कम होने के कारण लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरता। इसलिए नीति निर्माण में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मानव विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मानव विकास व्यक्ति और समाज के लिए असंतुलित और अस्थायी प्रगति सुनिश्चित करता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। तो क्वेश्चन आपने देखो ध्यान से समझोगे तभी आपको देखो, वृद्धि वृद्धि किसी चीज की ग्रो को बताता है, लेकिन मानव विकास क्या कि मानव में होने वाले विकास, जैसे कि शिक्षा है ना, मानव में शिक्षा, मानव ने रोजगार हासिल किया, मानव में योग्यता है, मानव में एक्सपीरियंस है कुछ करने का। तो मानव के अंदर होने वाले गुण, एक्टिविटी, नॉलेज, इसी को मानव विकास कहेंगे। ठीक है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि वृद्धि और मानव विकास में थोड़ा अंतर ये, वृद्धि क्या है कि चीज की ग्रो के बारे में बताता है। देश की ग्रो क्या क्या ग्रो हुआ है, देश कितना अर्न किया है, देश की आय कितना है, तो ये सब वृद्धि होता है। और मानव विकास मनुष्य के होने वाले माइंड के अंदर अंदर होने वाले विकास को दिखाता है। ठीक है, स्वास्थ्य से हो सकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मतदान व्यवहार निर्धारक के रूप में जाति और लिंग भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में मतदान व्यवहार पर जाति और लिंग का महत्वपूर्ण प्रभाव है। जाति भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक पहचान है और राजनीतिक दल अक्सर उम्मीदवार और नीतियां जातिगत आधार पर तय करते हैं। पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण और योजनाएं उनकी मतदान प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। लिंग भी मतदान निर्णय में अहम भूमिका निभाता है। महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील होती है, जबकि पुरुष रोजगार और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इन कारकों के कारण राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियां बनाते हैं और विभिन्न समूहों के को लक्षित करते हैं। जाति और लिंग मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक हैं और ये चुनाव परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और यह भारतीय लोकतंत्र की विविधता और सामाजिक संरचना को क्या करता है, दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है, भारत में पृथक राज्यों की मांग की विवेचना कीजिए। भारत में पृथक राज्यों की मांग सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष के कारण होती है। अलग राज्य की मांग स्थानीय पहचान, संसाधनों पर नियंत्रण और बेहतर प्रशासन की आकांक्षा को दर्शाती है। उदाहरण के लिए तेल तेलंगाना आंदोलन जल और संसाधनों के असमान वितरण के कारण हुआ। झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन आदिवासी क्षेत्रों के विकास और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के कारण किया गया। पृथक राज्य आंदोलन के प्रमुख लक्षण हैं सांस्कृतिक या भाषाई पहचान का जोर, स्थानीय संसाधनों और नौकरियों पर नियंत्रण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग और जन समर्थन जुटाना। ये आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर क्षेत्रीय असंतोष को शांत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का माध्यम बनते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रीय असंतोषों और विकास की असमानताओं
को देखते हुए पृथक राज्यों की मांग समय समय पर उत्पन्न होती रहती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्टूडेंट, आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तेलंगाना आंदोलन मुख्य रूप से 2000 के दशक में जल नौकरियों और संसाधनों के असमान वितरण के कारण शुरू हुआ। आंदोलन की विशेषताएं यह है कि इसे व्यापक जन समर्थन मिला, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने एकजुटता दिखाई और सांस्कृतिक तथा भाषाई पहचान की रक्षा पर जोर दिया गया। आंदोलन में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के साथ साथ कई बार सशक्त प्रदर्शन भी हुए। राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व ने आंदोलनों को मजबूती दी। केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनने के कारण 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह आंदोलन लोकतंत्र में क्षेत्रीय असंतोष को राजनीतिक निर्णय में बदलने का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंदोलन ने यह भी दिखाया कि जनता की सक्रिय भागीदारी और संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दे सकते हैं और क्षेत्रीय असंतोष के समाधान में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, काका कले काले काका कालेलकर रिपोर्ट और मंडल कमीशन की क्या सिफारिशें हैं। काका कालेलकर रिपोर्ट और मंडल कमीशन है ना, कालेलकर रिपोर्ट 1960 में हुआ और ये मंडल कमीशन 1979 भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तैयार की गई महत्वपूर्ण क्या कही सरकारी रिपोर्टें हैं। अब देखिए काका कालेलकर रिपोर्ट अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिशें करती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य कमजोर वर्गों को समान अवसर देना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। ये रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया कि सरकारी नौकरी और शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। और मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसीएस के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि केवल आर्थिक रूप में कमजोर लोगों को ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मंडल कमीशन ने जातिगत और सामाजिक पिछड़ेपन का आकलन करके आरक्षण की योजना बनाई जिससे समाज में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इन दोनों सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में असमानताओं को कम करना, पिछड़े वर्गों को सशक्तिकरण करना और लोकतंत्र में सभी वर्गों को समान भागीदारी देना है। ये रिपोर्टें आज भी सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति के आधार हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला बिहार में पिछड़ी जातियों और कमजोर वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सिद्धांत है। आपको पता होना चाहिए कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, और इसके तहत पंचायतों और अस्थायी निकायों में आरक्षण और हिस्सेदारी लागू की गई। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और दलित पिछड़े वर्गों को ये एक तो दलित मतलब कि पिछड़े इससे आता था और ये इन्होंने दलित परिवारों के लिए, पिछड़े परिवारों के लिए बहुत ही काम किया है ना। इन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और दलित पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण है। ये इस फॉर्मूले ने यह सिद्ध किया कि राजनीतिक आरक्षण केवल चुनावी लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देता है जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होती है। इसके प्रभाव ने बिहार में पिछड़ी जातियों और कमजोर वर्गों को राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ा इससे। ठीक है, और सरकार की नीतियां अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बन सकी। अगला है स्टूडेंट्स एएपी, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली के तरफ से नेतृत्व करते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 में दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रूप में बनी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे केजरीवाल। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्या को हल करना, शासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को रोकना था। आप एएपी आम आदमी पार्टी
ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए कई पहल की। पार्टी ने इस पार्टी ने लोक भागीदारी पर जोर दिया और जनता की शिकायतें को त्वरित समाधान करने का मॉडल बनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता के बाद एएपी ने नीतियों को जनता की आवश्यकताओं के अनुसार लागू किया। पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सामाजिक कल्याण और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित है। एएपी ने यह दिखाया कि जनता केंद्रित राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से जनता के जीवन को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अगला आता है क्षेत्रीय दल। ये सब टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। देखिए, क्षेत्रीय दल दल वे राजनीतिक दल है जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में सक्रिय होते रहते हैं। ये दल स्थानीय भाषा, संस्कृति, समाज और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राष्ट्र दलों की तुलना में क्षेत्रीय दल जनता के स्थानीय मुद्दों का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके आदि ये दल राज्य और केंद्र सरकार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और राज्य के विकास तथा स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र दल शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा ये दल स्थानीय संसाधनों और नौकरियों पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय पहचान को सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय दल लोकतंत्र में राजनीतिक मुद्दों और जन प्रतिनिधित्व को मजबूती देने में सहायक होते हैं। अकाली दल। अकाली दल को देखिए। अकाली दल पंजाब का एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है। इसकी स्थापना सिख समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए हुई थी। यह दल पंजाब में किसानों, भूमि और धार्मिक संस्थानों के अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय रहता है। अकाली दल ने पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दल ने समय समय पर समाजी सुधारों, किसान कल्याण और सामुदायिक पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन किए। अकाली दल ने चुनावों में अपने मजबूत संगठन और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से राज्य की नीतियों में प्रभावी भूमिका निभाई। यह पंजाब की राजनीति में सशक्त और प्रभावशाली दल माना जाता है। दल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। बोडो समझौता, इसे देखिए। बोडो समझौता 2003 में लागू मतलब आया था, जो असम राज्य में बोडो जनजाति के साथ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बोडो जनजाति के क्षेत्रों में शांति और राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना था। इस समझौते के तहत बोडो लोगों को सीमित स्वायत्तता, स्थानीय प्रशासन में भागीदारी और आर्थिक समाजी विकास के अधिकार दिए गए। समझौते से बोडो जनजाति इस समझौते से बोडो जनजाति की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हुई और हिंसा कम हुई। यह समझौता राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग का उदाहरण है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विवाद शांत हुए, स्थानीय प्रशासन में जनजातीय भागीदारी बढ़ी और विकास कार्यों में सुधार हुआ। बोडो समझौता यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय समुदाय के हितों की रक्षा की जा सकती है और क्षेत्रीय स्थायित्व स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट्स अब लास्ट है यहाँ पे 20 नंबर। हिंदी क्षेत्र में राज्य संगठन के आंदोलन। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। हिंदी क्षेत्र में राज्य गठन के आंदोलन मुख्य रूप से भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए हुए। भारत में 1950 और 1960 के दशक में विभिन्न भाषाई समूहों ने अपने भाषा और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर नए राज्यों की मांग की। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसी प्रकार के आंदोलन हुए जिनका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषी क्षेत्रों में आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के मुख्य कारण यह था कि प्रशासनिक और विकास संबंधी निर्णय अक्सर स्थानीय जरूरतों के लिए अनुरूप नहीं होते थे। राज्य गठन के लिए इन आंदोलनों ने यह सुनिश्चित किया कि स्थानीय भाषा और संस्कृति को बनाए रखते हुए विकास की योजनाएं लागू की जा सके। आंदोलन शांतिपूर्ण और संगठित रहे और जनता की व्यापक भागीदारी शामिल थी। परिणाम स्वरूप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, जिससे स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कार्यों में सुधार हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स
आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिया, और आपका फर्ज बनता है भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। ओके, और देखिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में फ्री मिलेगा, आप जाके डाउनलोड कीजिए और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।